Okay, now today we have the third lecture on legal aptitude, that is legal terminology. लीगल टर्मिनोलॉजी में अभी तक हमने दो चैप्टर लिए हैं, दो लेक्चर हमारे हो गए हैं। आज हमारा थर्ड लेक्चर होगा लीगल टर्मिनोलॉजी का, जिसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे वो है नेग्लिजेंस, लापरवाही करना। तो लापरवाही जो है कानून के अंदर इसको भी क्राइम माना जाता है। Negligence law is a court-taught principle holding individuals or entities liable for damage caused by their failure to exercise reasonable care, resulting in unintentional harm to others. यानी नेग्लिजेंस एक जो है क्राइम माना जाता है कि जब आप अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करते हो, हालांकि आपका इंटेंशन नहीं होता है किसी को नुकसान पहुंचाने का, लेकिन आपसे नेग्लिजेंस हो जाती है और कानून इस चीज को भी आपको इसके लिए भी सजा दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टू एस्टैब्लिश नेग्लिजेंस, a claimant must typically prove that a legal duty of care existed, this duty was breached and the breach directly caused actionable damage. यानी जब जो बंदा ये क्लेम करता है कि आपसे नेग्लिजेंस हुई है, उसको ये प्रूव करना होता है कि जब आप ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे तो ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त आपने इन चीजों का ख्याल नहीं रखा, आपने सही तरह से अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की और इस वजह से जो है नुकसान हो गया, तो उस चीज पर आपको फिर लाइबल किया जाएगा, आपको सजा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर जो एक पेशेंट का ऑपरेशन करता है, उस डॉक्टर का ये इंटेंशन नहीं होता है कि वो इस पेशेंट को मारेगा, इसकी जान लेगा, लेकिन ऑपरेशन करते टाइम वो कुछ चीजों का ख्याल नहीं रखता। मिसाल के तौर पे वो जब ऑपरेशन अंदर अंदर थिएटर में होता है तो उसका जो काम होता है वो बाकी नर्सेज या बाकी पैरामेडिकल स्टाफ से करवाता है और खुद पेशेंट को पूरी तरह से केयर नहीं करता, जिस वजह से कभी कभी ये भी देखा जाता है कि ऑपरेशन करने के बाद जब पेशेंट को जो है होश आता है तो पता चलता है कि उसके पेट के अंदर दर्द है, और जब पता चलता है तो जब एक्सरे किया जाता है तो देखता है कि कैंची अंदर रह गई है। तो इस चीज को हम बोलते हैं नेग्लिजेंस। तो वहां पर यह बोला जाता है कि डॉक्टर को कोई इंटेंशन नहीं था नुकसान पहुंचाने का पेशेंट को, लेकिन असल में क्या हुआ, अच्छा, तो इसको हम बोलते हैं नेग्लिजेंस कि डॉक्टर को तो इंटेंशन नहीं था पेशेंट को मारने का, लेकिन ऑपरेशन करते टाइम उसने अपनी ड्यूटी पूरी तरह से परफॉर्म नहीं की और एक रीजनेबल केयर नहीं रखा, जिस वजह से जो है पेशेंट को कोई तकलीफ हुई। और अगर इस वजह से किसी पेशेंट की जान चली जाती है या उसको कोई नुकसान होता है तो दैट डॉक्टर को जो है उस डॉक्टर को जो है पनिशमेंट दिया जाएगा। इसको हम बोलते हैं नेग्लिजेंस। नाउ सेकंड इज एमिकस क्यूरी। एमिकस क्यूरी जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट का फ्रेंड है। एमिकस क्यूरी इज एन इम्पार्शियल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। ये एमिकस क्यूरी जो होता है ये एक ऐसा बंदा, एक बंदा भी हो सकता है या एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। खास तौर से कोई एडवोकेट या कोई एक्सपर्ट जो किसी प्रोफेशन में एक्सपर्ट हो उसको बुलाया जाता है। और क्यों बुलाया जाता है? ही इज अपॉइंटेड बाय अ कोर्ट टू असिस्ट इन लीगल प्रोसीडिंग्स। कोर्ट उसको बुलाता है और कहता है कि आप हमें प्रोसीडिंग्स के दौरान, केस के दौरान हेल्प करो, वो चीजें हमारे सामने लाओ जो हमारे सामने नहीं आ रही है। एंड दे प्रोवाइड लीगल एक्सपर्टीज, ब्रीफ्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। और ये जो एमिकस क्यूरीज होते हैं ये कोर्ट को जो है इंफॉर्मेशन देते हैं, ब्रीफ देते हैं और जो है अपने आर्ग्यूमेंट से कोर्ट को फायदा पहुंचाते हैं। मगर ये कौन से केसेस होते हैं? हर एक केस में नहीं होता। कहते हैं ऐसे केसेस जिनका पब्लिक इंटरेस्ट हो, यानी एनवायरमेंटल रिलेटेड केसेस हो या ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस हो, तो ऐसे केसेस में एमिकस क्यूरीज को लाया जाता है और उनको बोला जाता है कि वो कोर्ट की हेल्प करे। अब इनका रोल क्या है? व्हाट इज द रोल एंड पर्पस ऑफ दिस एमिकस क्यूरी? क्योंकि कोर्ट में तो हम अक्सर देखते हैं वहां पे दो पार्टियां होती है और दोनों पार्टियों की तरफ से वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं जो डिस्कशन डिबेट करते हैं। तो एमिकस क्यूरी को क्यों बीच में लाया जाता है? बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्ट पार्टीज टू द केस। वो पार्टीज, दो पार्टीज के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं होता और ना उनका कोई उसमें इंटरेस्ट होता है, बट offer crucial information, perspectives and expertise that might otherwise be missed, served the interest of justice. तो ऐसे बंदे क्यों लाए जाते हैं? क्योंकि ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं,
अपनी एक्सपर्टीज, अपनी नॉलेज से कोर्ट को इन्फॉर्म करते हैं, कोर्ट को अवेयर करते हैं और फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये काम करते हैं। अपॉइंटमेंट, इनको कौन अपॉइंटमेंट करता है? इन क्रिमिनल मैटर्स पर्टिकुलरली इन्वॉल्विंग लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ सेंटेंस, कोर्ट में अपॉइंट एन अमिकस क्यूरी फॉर अनरिप्रेजेंटेड डिफेंडेंट्स। अगर कोई क्रिमिनल है जिसके ऊपर डेथ सेंटेंस का चार्ज लगा है या लाइफ इम्प्रिजमेंट का चार्ज, लेकिन उसके पास कोई वकील नहीं है, तो कोर्ट अपनी तरफ से जो है अमिकस क्यूरी को लाता है, अपॉइंट करता है, जो उसको डिफेंड करता है, जो उसको रिप्रेजेंट करता है। They can also volunteer to provide specialized knowledge on legal issues। या क्या होता है कि वो खुद ही अपने आप को वॉलंटियर करता है और इन लीगल इश्यूज के ऊपर नॉलेज देता है। इनकी क्या सिग्निफिकेंस है? दे आर कॉमन इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सच एज केसेस, सिविल कॉन्फ्राइट्स एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। तो ये बेसिकली इनका इंटरेस्ट होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल, यानी लोगों की वेलफेयर के लिए इनका कॉमन इंटरेस्ट होता है। ये एनवायरमेंटल इश्यूज और सिविल राइट्स के कंसर्न के साथ जो है आते हैं और इसी पर्पज के लिए काम करते हैं। रिक्वायरमेंट्स कहते हैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट में सीरियस क्रिमिनल केसेस में अमिकस क्यूरी को एक एडवोकेट होना चाहिए, वो जिसके पास 10 साल की एक्सपीरियंस हो। यानी ऐसे बंदे को अमिकस क्यूरी अपॉइंट किया जाता है, फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट बनाया जाता है, जो 10 साल की एक्सपीरियंस रखता है। एंड दे में सबमिट रिटन ब्रीफ्स और पार्टिसिपेट इन ओरल आर्ग्यूमेंट्स। और ये एक रिटन ब्रीफ देते हैं कोर्ट को, और जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो कहाँ कोर्ट के अंदर, उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। इनको बोला जाता है अमिकस क्यूरी, यानी फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। ठीक। अच्छा, लेटिगेंट, लेटिगेंट कौन होता है? लेटिगेंट इज समवन इन्वॉल्वड इन अ लॉ सूट, यानी जो केस के अंदर इन्वॉल्व होता है उसको लेटिगेंट बोलते हैं। यानी द पर्सन हु स्यूज एंड द पर्सन हु गेट सूड आर बोथ लेटिगेंट्स। यानी जो बंदा केस करता है और जिसके खिलाफ केस करता है, दोनों को लेटिगेंट्स बोलते हैं। लीगल टर्मिनोलॉजी में केस करने वाले को और जिसके ऊपर केस किया जाता है, दोनों को लेटिगेंट बोलते हैं। अब इसी से एक और टर्म निकलती है, लेटिगेशन। कोई बताएगा क्या मतलब? लेटिगेंट तो समझ आ गया, लेटिगेशन क्या होता है? In simple term, litigation is the process of taking legal action or going to court to settle a dispute or claim involving one party suing another to resolve a legal matter through the formal judicial system, from filing the initial lawsuit to a final verdict। सिंपल भाषा में बताएं तो लिटिगेशन एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए से आप किसी बंदे के खिलाफ लीगल एक्शन लेते हैं। आप कोर्ट में जाते हैं, उसके खिलाफ केस करते हैं और कोर्ट में क्लेम करते हैं कि इसने मेरा कोई नुकसान किया है, और जब कोर्ट के अंदर आप ये मैटर लाते हैं तो इसको लिटिगेशन बोला जाता है। फिर फॉर्म भरने से लेकर फाइनल वर्डिक्ट तक, जो डिसीजन लास्ट में आता है, तब तक इसका नाम लिटिगेशन रहता है, यानी मुकदमा जिसको हम बोलते हैं, केस करना, तो इसको बोला जाता है लिटिगेशन। इट इज एसेंशियली अ फॉर्मल कोर्ट बेस्ड वे टू फाइट और रिजॉल्व ए डिसएग्रीमेंट रादर देन सेटलिंग इट प्राइवेटली। कहते हैं कि अगर आपको किसी से लड़ाई करनी है तो लड़ाई आपको सड़क पे नहीं लड़नी है कि वो आपको गाली निकाले, आप उसको निकाले, वो आप उसको थप्पड़ मारे, वो आपको थप्पड़ मारे, वो आपका जो है नुकसान करे, हाथापाई नहीं। सही तरीका होता है कि अगर किसी के साथ आपको डिसएग्रीमेंट हुआ है, अगर दो लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, एक दूसरे के ऊपर वो क्लेम करते हैं कि वो गलत है, ये कहता है ये गलत है, तो बेटर है कि वो कोर्ट के अंदर जाए। फॉर्मल वे सही तरीका होता है। कोर्ट किस लिए बनाए जाते हैं? इसीलिए बनाए जाते हैं कि इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग अमंग द टू पार्टीज और टू पीपल, तो दे शुड नॉट फाइट ऑन द वे। उनको रास्ते में, सड़क पे हाथापाई नहीं करनी चाहिए, जानवरों की तरह एक दूसरे को नहीं मारना चाहिए, बल्कि कोर्ट में आना चाहिए और कोर्ट के अंदर इस डिसएग्रीमेंट को सेटल करना चाहिए, क्योंकि यही एक डिसेंट और प्रॉपर और अच्छा तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन डैमेजेस योर प्रॉपर्टी एंड रिफ्यूज टू पे, अगर कोई बंदा आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है
और आप उससे हर्जाना मांगते हैं, आप उससे कहते हैं कि आपने मेरा 10,000 का नुकसान किया है, आप मुझे पैसे दे दो, और वो नहीं देता। आप आपकी गाड़ी को नुकसान किया, आपके मकान को नुकसान किया, आपकी आपके खेतों को नुकसान किया, या आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान किया, तो आप उससे क्लेम करते हैं कि भाई आपने मेरा 10,000 का 1 लाख का नुकसान किया, या 10,000 का नुकसान आप मुझे दे दो, और वो नहीं देता। तो फिर आप क्या करते हैं? यू माइट फाइल लॉ सूट, लिटिगेशन। आप एक लिटिगेशन फाइल करते हैं टू गेट कोर्ट ऑर्डर, ताकि कोर्ट ऑर्डर दे फॉर देम टू पे फॉर द डैमेज। उस बंदे को कहे कि जो डैमेज आपने किया है इसको पे करो, क्योंकि अब कानून की बात अगर वो नहीं मानेगा उसको जेल जानी होगी। लेकिन फिर वो क्या करता है? कोर्ट उसे कहता है आपने इसका नुकसान 10,000 का किया है, इसको 10,000 दे दो, आपको छूट देंगे। तो दैट इज कॉल्ड लिटिगेशन। समझ आ रहा आपको? ये यस समझ सर। आया? केस कर कोर्ट, अक्सर हम कहते हैं ना, क्योंकि आप लॉ फील्ड में नए हो, अक्सर कहते हैं कोर्ट नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब आपको पता चला कोर्ट जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम क्योंकि वकील, सर वहां से हमें जस्टिस मिलता है। एक तो वो, दूसरा हम सर वकील है, हम कहाँ जाएंगे? तीसरा सर ये, कोर्ट में ही। हाँ, तीसरा असल में इसका ये पर्पज है कि सड़क पे जानवरों की तरह हम एक दूसरे को ह्यूमिलेट ना करें, लड़ाई ना करें, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, दंगे फसाद ना करे, बल्कि हाँ, प्रॉपर तरीका है। डिसएग्रीमेंट तो होगा, डिसएग्रीमेंट हस्बैंड वाइफ के बीच में भी होगा, डिसएग्रीमेंट भाई और भाई के बीच में भी होगा। तो उसका लिए सही तरीका है कोर्ट में जाके जाए, अपनी बात बोले, क्योंकि वहां पे रीजनेबल बंदे होते हैं जो दोनों की बात सुनते हैं और प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह से वो उसका मसले का हल निकालते हैं। तो इसलिए कोर्ट, अगर ऐसी कोई बात हो तो कोर्ट जाना चाहिए, न कि सड़क पे बैठ के अपना भी तमाशा बनाए और दूसरे लोगों का भी तमाशा बनाए। क्लियर? लीगल एड, लीगल एड क्या होता है? एक तो होता है हम किसी को पैसा देते हैं, एड जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है लीगल एड, कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, मगर कानूनी मदद। ये कानूनी मदद, लीगल एड क्या होता है? इट लीगल एड प्रोवाइड्स फ्री लीगल सर्विस, एडवाइस एंड रिप्रेजेंटेशन टू इंडिविजुअल अनएबल टू अफोर्ड लॉयर्स, ensuring इक्वल एक्सेस टू जस्टिस फॉर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। लीगल एड का मतलब होता है फ्री लीगल सर्विस देना, फ्री लीगल एडवाइस देना, या रिप्रेजेंटेशन, किसी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करना कोर्ट में जो लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता, जो एक वकील की फीस नहीं दे सकता, उसको लीगल एडवाइस देना, उसको रिप्रेजेंटेशन देना, उसकी तरफ से कोर्ट में लड़ना, ताकि जो हमारा मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, गरीब तबका है, जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, उनको जस्टिस मिले। क्योंकि कोर्ट में जाना हर एक के बस की बात नहीं होती, आपको एक मोटी फीस एक वकील को देनी पड़ती है, तो हर एक के पास ये फीस नहीं हो सकती, जिस वजह से बहुत सारे लोग जो है वो जस्टिस नहीं हासिल कर पाते। दैट इज वाई इन इंडिया इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मैंडेट अंडर आर्टिकल 39A, implemented by NALSA and state district authorities for eligible persons, SC, ST, women, children, victim of trafficking, disabled or low income individuals। याद कीजिए, आर्टिकल 39A कहाँ पे पढ़ा था? डीपीएससी सर, डीपीएससी। हाँ, डीपीएससी में पढ़ा था, राइट टू लीगल एड, यानी जो एक फंडामेंटल डायरेक्ट प्रिंसिपल है, जिसमें कहा जाता है कि स्टेट की यह रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन लोगों को फ्री लीगल एड सर्विस प्रोवाइड करे जो जिनके पास वकीलों को देने के लिए पैसा नहीं है। अब कौन है वो लोग? कहते हैं एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन, चिल्ड्रन, विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग, डिसेबल्ड या लो इनकम इंडिविजुअल्स। तो ऐसी कैटेगरी के लोगों को नलसा, नेशनल लॉ लीगल सर्विस अथॉरिटी, या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको डलसा भी बोलते हैं, इन एजेंसीज के पास जाना चाहिए, और ये एजेंसीज ऐसे लोगों को फ्री लीगल एड सर्विस प्रोवाइड करेगी। अब एलिजिबिलिटी में हमने बोला कि वुमेन होती है, क्योंकि वुमेन मानी जाती है मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी। किसी वुमेन का डोमेस्टिक वायलेंस हो गया तो उसके पास उसको हेल्प करेंगे, या चिल्ड्रन, चाहे उसके बाद SC ST वाले, ट्रैफिकिंग जिनके साथ हुई है, डिजास्टर्स में जो आए हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स में जो है, या बिलो इनकम जिनकी 1 लाख से कम इनकम है, तो ऐसे लोगों को ये फ्री लीगल सर्विस दिया जाता है। और इसमें कौन सी सर्विस दी जाती है इनको? फ्री लीगल एडवाइस, help with drafting legal documents, notices, petitions, replies and representation in courts।
जो भी डॉक्यूमेंट साइन किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, कोर्ट में अपीयर होना, ये सारा उनको फ्री दिया जाता है। और इसके लिए अगर किसी को अप्लाई करना होगा तो नलसा पोर्टल पे जाए, डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी जो है डलसा जो है उसके पोर्टल पे जाए, वहां पर फ्री लीगल सर्विस क्लिनिक्स होते हैं जहां पर सीनियर एडवोकेट्स होते हैं जो उनकी हेल्प के लिए होते हैं। ओके, इसके बाद एक और टर्म हमारे पास आती है बोनोफाइड। बोनोफाइड मीन्स गुड फेथ। ये एक लैटिन वर्ड है बोनोफाइड, जिसका मतलब होता है गुड फेथ, जिसका मतलब होता है जेन्युइन, जिसका मतलब होता है एथेंटिक, जिसका मतलब होता है सिंसियर। यानी जब मैं कहूंगा कि ही इज अवर बोनोफाइड स्टूडेंट, तो दैट मीन्स वो एक एथेंटिक, सिंसियर, जेन्युइन बंदा है। तो कोर्ट में ये चीज जरूरी होती है कि अगर आप कोर्ट के अंदर जाते हैं एज अ विटनेस, तो आपके पास बोनोफाइड होना चाहिए। बोनोफाइड मतलब कि किसी एजेंसी का लिखा हुआ कोई डॉक्यूमेंट कि ये बंदा फ्रॉड नहीं है, कोई आपकी जिम्मेदारी ले, कोई आपकी गारंटी ले, क्योंकि तभी आपकी गवाही मानी जाती है, तभी कोर्ट आपको सीरियस लेता है, तभी कोर्ट आपकी बात को सही मानता है। तो इसीलिए जो ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें ये बोनोफाइड लिखा जाता है, जिससे ये प्रूव होता है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी एम्प्लॉयमेंट क्या है, आपका स्टेटस क्या है। इसीलिए स्कूलों के अंदर भी बोनोफाइड सर्टिफिकेट इशू की जाती है, स्कूल की तरफ से, एम्प्लॉयज की तरफ से, ताकि आपको स्कॉलरशिप, वीजा एप्लीकेशन या बैंक अकाउंट खोलने में आपको जो है सहायता मिले। तो ये बोनोफाइड एक लीगल टर्म है। अच्छा, एबस्कॉन्डर इन द आइज ऑफ लॉ। कानून की नजर में एबस्कॉन्डर कौन होता है? कहते हैं इन द आइज ऑफ लॉ एबस्कॉन्डर इज अ पर्सन हु हाइड्स, कंसील्स और एब्सेंट्स देमसेल्व्स ईदर बाय रनिंग अवे फ्रॉम देयर होम और हाइडिंग विद इन इट। यानी कोई भी बंदा जो कानून से भागता है, अपने घर से भागता है या अपने घर के अंदर छुपा रहता है। क्यों छुपा रहता है? क्योंकि एक लीगल प्रोसेस, यानी जिसका मकसद होता है कि एक लीगल प्रोसेस में उसकी जरूरत पड़ती है या उसके खिलाफ वारंट निकलती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसको ढूंढती है, लेकिन वो छुप जाता है, वो गायब हो जाता है, वो पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने पेश नहीं होता, तो कोर्ट उसको एबस्कॉन्डर बोलता है। अब इस एबस्कॉन्डर को क्या करेंगे? ऐसा नहीं है कि आप छुप जाओगे और कहोगे मुझे कोई देखता नहीं। असल में क्या होता है कि कोर्ट इसको भी क्राइम मानता है, क्योंकि अंडर CRPC a court may declare a person an absconder if after a warrant is issued they cannot be found. This often leads to a proclamation under section 82 where they are declared a proclaimed offender. यानी अगर कोर्ट CRPC का कानून जो है हमारा कहता है कि अगर कोई बंदा जिसको वारंट निकली है, पुलिस उसको ढूंढ रही है, लेकिन वो नहीं मिल रहा है, वो गायब हो गया है, लापता, छुप गया है, तो ऐसे बंदे को कंसिडर किया जाता है कि वो ऑफेंडर है, यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, यानी उसने खुद ये एक्सेप्ट किया कि वो क्रिमिनल है। उसको सामने आना चाहिए, अपने आप को प्रूव करना चाहिए कि ही इज इनोसेंट, लेकिन अगर वो छुपा रहा, गायब रहा, तो इसका मतलब माना जाएगा कि ही इज द ऑफेंडर। अच्छा, उसकी सजा क्या है? एब्सकॉन्डिंग इज जनरली ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। छुप जाना, गायब जाना, कानून से भाग जाना, अपने आप को सामने नहीं लाना, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। एंड अ पर्सन हु हाइड्स दिस अवॉइड लीगल प्रोसेस में फेस पेनल्टीज। और जो बंदा इस चीज को फेस करता है, जो बंदा ये चीज करता है, तो उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है, 1 मंथ से लेकर 6 मंथ तक सजा हो सकती है। यानी जो बंदा अवॉइड करेगा, लीगल प्रोसेस को फेस नहीं करेगा, उसको अगर उसको सजा हो सकती है 1 मंथ to 6 मंथ, डिपेंड्स ऑन द क्राइम, कि क्राइम कैसा होगा उस बेस पर उसको सजा हो सकती है 1 से 6 मंथ तक। अच्छा, एक और टर्म जो हमारे पास है दैट इज एकम्प्लाइज। एकम्प्लाइज का मतलब क्या होता है? पार्टनर इन क्राइम। यानी एक बंदा क्राइम करता है और दूसरा बंदा उसकी हेल्प करता है, लेकिन एक तो होता है डायरेक्टली, दो बंदे एक साथ क्राइम करने जा रहे हैं तो दोनों क्रिमिनल है, लेकिन दूसरी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि एक बंदा क्राइम कर रहा है और दूसरे बंदे ने उसको हेल्प की, किसी भी तरह से कोई हेल्प की, तो उसको बोला जाता है एकम्प्लाइज। यानी एकम्प्लाइज इज अ पर्सन हु नोविंगली, वॉलंटियरली, जो जानबूझकर
जानबूझकर जो है, वॉलंटरली जो है, इंटेंशनली जो है ऑफेंडर को मदद करता है, ऐसे बंदे को कहा जाता है accomplice, पार्टनर इन क्राइम, यानी पार्टिसिपस क्रिमिनस, लीगल टर्म है पार्टिसिपस क्रिमिनस, एंड आर क्रिमिनली लाइबल टू द सेम एक्सटेंट एज द पर्सन हु एक्चुअली कॉमिट्स, और इसको भी वही सजा दी जाती है जो क्रिमिनल को सजा दी जाती है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा है जिसने किसी का मर्डर किया, लेकिन मर्डर करने से पहले या मर्डर करते टाइम जो चाकू उसने लिया वो किसी एक दूसरे आदमी ने उसको दिया, कहा ये लो चाकू, इससे मार दो, तो इसका मतलब है कि वो बंदा भी क्रिमिनल है क्योंकि इसने इसको हेल्प की है। अब इसमें कानून ये देखता है कि इसका कितना इन्वॉल्वमेंट है, इसने कितना इसके साथ जो है फेस किया है, उसकी अलग अलग कैटेगरीज है। फॉर एग्जांपल हम लास्ट पे जाएंगे, जो हमारा इंडिया के अंदर है एविडेंस एक्ट, इसमें कहा जाता है कि अकम्प्लाइज इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस एंड अ कन्विक्शन इज नॉट इलीगल इवन इफ बेस्ड ऑन देयर अनकॉर्पोरेटेड टेस्टिमनी। However, judicial procedure generally requires corroboration in material patterns to ensure the testimony is trustworthy। यानी कहते हैं कि अगर जो क्रिमिनल का साथी रहा है, अगर अगर वो कन्विक्ट नहीं है, उसको हम तब इलीगल नहीं मानेंगे जब उसने टेस्टिमनी दी है, जब वो प्रूफ सामने रखेगा कि मैं जो हूं, मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो तब जाके जो है इसको छोड़ा जा सकता है। अदरवाइज अकम्प्लाइज जो है उसको माना जाता है कि वो अगर उस टाइम वहां प्रेजेंट था तो एज ए विटनेस जो है उसको भी पकड़ा जाता है और पूछा जाता है कि आपने पुलिस वगैरह को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, क्योंकि पुलिस को गुमराह करना, पुलिस को सही बात नहीं बताना भी ये डाउट माना जाता है कि ये भी इसका पार्टनर है। तो इसलिए जब जहां पर भी कोई क्रिमिनल एक्ट होता है, वहां पर जितने भी लोग होंगे उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उनको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, और इससे क्या होगा कि दे विल नॉट बी कंसिडर्ड अकम्प्लाइज, अदरवाइज उनको भी फिर माना जाएगा कि दे आर द पार्टनर्स इन क्राइम। ओके, अच्छा, एक और टर्म जो हमारी है इंपॉर्टेंट बड़ी, वो है क्रिमिनल माइंड, जिसको मेंसरिया भी बोलते हैं। लैटिन वर्ड है गिल्टी माइंड, यानी अगर आपने कोई एक्ट किया है, जिसको एक्टस रियूस भी कहते हैं, गिल्टी एक्ट, अगर आपने कोई रॉन्ग काम किया है, गलत काम किया है, तो इससे ये नहीं साबित होता कि आप क्रिमिनल हो, बल्कि जब तक आपके पास आपका गिल्टी माइंड ना हो, इंटेंशन ना हो किसी को नुकसान पहुंचाने का। जैसे मैंने आपको परसों भी एग्जांपल दी थी कि अगर कोई बंदा गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाते टाइम उसकी जद में कोई आदमी आ गया और उसको कोई नुकसान हुआ, वो मर गया या जख्मी हुआ, तो फिर सिर्फ इतना नहीं कि आपने गाड़ी से उसको टक्कर मारी और वो मर गया, बल्कि यहां पर यह भी देखा जाता है मेंसरिया, क्या आपका इंटेंशन था, क्या आपका ये माइंड था कि मुझे इसको नुकसान पहुंचाना है। अब आप कहोगे सर ये कैसे प्रूव होगा, क्योंकि जब कोई क्राइम करता है तो हमें क्या पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो जानबूझकर कर रहा है या अनजाने में उससे हो गया। उसके लिए कंडीशंस होती है। अगर आप गाड़ी चला रहे थे और आपकी स्पीड नॉर्मल थी, तो दैट मीन्स आपका कोई इंटेंशन नहीं था किसी का एक्सीडेंट करना। लेकिन अगर आप गाड़ी चला रहे थे और आपकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, दैट मीन्स आपका इंटेंशन था, तो इसको बोलते हैं मेंसरिया। तो जब भी क्रिमिनल को कोई एक्ट, जब भी कोई क्रिमिनल एक्ट होता है, उसमें दोनों चीजें देखी जाती है, गिल्टी एक्ट भी देखा जाता है, गिल्टी माइंड भी, यानी एक्टस रियूस एंड मेंसरिया, कि आपने जो गलत काम किया है और इसके पीछे आपकी मेंटेलिटी क्या थी, आपका माइंड क्या था। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना कि कानून बहुत सारी चीजों को देखता है। हम अगर देखते हैं किसी बंदे को, हम उसको क्रिमिनल मानते हैं, लेकिन कोर्ट में ये जब साबित हो जाता है, वहां पे आप देखते हैं जज को ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। ये क्राइम हुआ है, किस सिचुएशन में हुआ है, उस टाइम उस वक्त क्या इसकी मेंटेलिटी थी, ये क्या सोच रहा था, इसके पीछे क्या कोई साजिश मत थी। तो ये सारी चीजें देखी जाती है, जिससे मेंसरिया, जिसमें ये कंसेप्ट आता है मेंसरिया का, कि इसका गिल्टी माइंड था। यानी अगर किसी बंदे ने किसी को किडनैप किया, तो किडनैप करने में ये भी देखा जाता है, एक होता है कि मैंने इसको लिया, मैं इसको घर ले जा रहा था, तो मेरा ये इंटेंशन नहीं था इसको किडनैप करने का, लेकिन दूसरा होगा कि इसका माइंड क्या था, एक्टिविटी क्या की इसने। तो इसीलिए
ये दोनों चीजें सामने रखी जाती है। यानी सिर्फ कोई गलत काम करना ही आपको सजा नहीं दे सकता, बल्कि इसके पीछे आपकी थिंकिंग, आपका इंटेंशन क्या था वो देखा जाता है। ये समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो भी इसी के साथ रिलेटेड है, वो है जुवेनाइल। Juvenile is generally defined as a person who has not reached the legal age of adulthood, which is typically under 18-year-old. जुवेनाइल हम हर उस इंसान को कहते हैं, लड़का हो या लड़की हो, जो 18 साल से कम उम्र का हो। यानी बिलो 18 जितने भी बच्चे हैं उनको जुवेनाइल कहा जाता है, क्योंकि वो एडल्ट नहीं माने जाते, नाबालिग उनको तस्वुर किया जाता है। अब उसमें क्या है, ठीक है, बिलो 18 है तो फिर उनको जुवेनाइल कहेंगे, लेकिन क्यों, कब कहेंगे? इन अ लीगल कॉन्टेक्स्ट, a juvenile is an individual below the age of majority who is subject to special care, protection and rehabilitation rather than the adult criminal justice system. यानी लॉ की टर्मिनोलॉजी में उस लड़के को, उस बच्चे को जुवेनाइल कहा जाता है जिसने कोई क्राइम किया लेकिन उसकी एज अभी 18 साल की नहीं है। तो ऐसे बच्चे को हम क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि उसको स्पेशल केयर, प्रोटेक्शन और रिहैबिलिटेशन की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। तो ऐसे बंदे को हम क्रिमिनल नहीं कहते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसको छोड़ देंगे कि भाई मैं, इसकी एज 17 साल है, 17.5 साल है, या एक दिन कम है, 18 साल से कम है, तो इसने कोई मर्डर किया है या कोई खतरनाक क्राइम किया है, चोरी डाका डाला है, किडनैपिंग की है, तो ऐसे बच्चे को छोड़ेंगे नहीं। इसको जुवेनाइल होम में रखा जाता है, जो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है, जहां पर इनको स्पेशल केयर की जाती है, इनको प्रोटेक्शन की जाती है, इनको काउंसलिंग की जाती है। जैसे आजकल हमारे कुछ बच्चे जो ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं, जब उनको पकड़ा जाता है, छोटी एज में होते हैं, तो फिर उनको भी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में ले जाते हैं, जहां उनको प्रॉपर गाइडेंस की जाती है, उनका इलाज किया जाता है, उनको काउंसलिंग की जाती है, उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है, और जब वो ठीक हो जाते हैं फिर उनको छोड़ दिया जाता है। उनको ये नहीं बोला इन्होंने क्राइम किया, क्योंकि वो भी जुवेनाइल कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह अगर कोई 18 साल से नीचे का कोई बच्चा है, उसने कोई मर्डर किया है, कोई किडनैपिंग की है, कोई गलत काम किया है, कोई बड़ा क्राइम किया है, तो ऐसे बच्चे को हम जुवेनाइल मानेंगे और उसको स्पेशल केयर प्रोटेक्शन होम उसमें रखेंगे। क्योंकि जो लीगल डेफिनेशन हमारी है जुवेनाइल की, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारे पास है 2015 का, उसमें जुवेनाइल की एज जो है अंडर 18 है, 18 साल से कम। तो ऐसे बच्चों को बोला जाता है चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, या जुवेनाइल डेलिकेंट्स। तो याद रखना, ऑफेंडर्स, जुवेनाइल डेलिकेंट्स, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ये वो सारे ये टर्म्स उनके लिए यूज की जाती है जो 18 साल से कम हो और कोई क्राइम किया हो। यानी 18 साल से नीचे का जो भी बच्चा कोई क्राइम करेगा उसको जुवेनाइल डेलिकेंट बोलते हैं, या उसको ऑफेंडर बोलते हैं, या उसको चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ बोलते हैं, CCL, या उनको चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन बोलते हैं कि भाई ये नादान बच्चे हैं, इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, केयर की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। बाकी इनको क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, इनको डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजमेंट या टॉर्चर वगैरह कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, juveniles are typically handled by separate specialized courts and detention facilities that focus on rehabilitation. ये जुवेनाइल जो होते हैं बिलो 18, इनको सेपरेटली हैंडल किया जाता है, तरीके से अलग स्पेशल कोर्ट्स इनके लिए होते हैं। इनको डिटेंशन फैसिलिटीज रखी जाती है जहां पर इनको रिहेबिलिटेट किया जाता है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, गाइडेंस की जाती है, अच्छा डाइट, अच्छा एक्सरसाइज दिया जाता है, अच्छा माहौल दिया जाता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन क्या है? इन स्पेसिफिक इंस्टेंसेस सच एज हीनस क्राइम्स committed by individuals between 16 and 18, they might be tried as adults. कहते हैं कुछ ऐसे खतरनाक हीनस क्राइम्स है, अगर वो कोई करेगा जिसकी एज 16 से लेकर 18 तक हो, 16, 17 एंड बिलो 18, इस एज के दौरान कोई बच्चा ऐसा क्राइम करेगा जिस क्राइम के पीछे प्लानिंग हो, जिस क्राइम के पीछे मेंसरिया हो, जिस क्राइम के पीछे इंटेंशन हो,
साजिश हो, सोच समझकर प्लानिंग के तहत कोई मर्डर, कोई डकैती, कोई किडनैपिंग करे तो उसको भी माना जाएगा एडल्ट। यानी उसको ये छूट नहीं मिलेगी कि बिलो 18 है कुछ भी करेगा, लेकिन उसमें यह देखा जाएगा कि इसने इस तरह ये काम किया है कि जैसे ये 20-25 साल का बच्चा है, बड़ा आदमी है, तो इसको जुवेनाइल नहीं मानेंगे, बल्कि इसको भी बड़े क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाएगा। जैसे हमने देखा दिल्ली का जो खतरनाक केस हुआ था, निर्भया केस, उसमें जो एक जुवेनाइल जो था वो 17 था, तो उसमें भी उसको सजा हुई। बोला गया कि भाई ये जुवेनाइल है, लेकिन इसने जो इंटेंशन जो इसके दिमाग में था, जो प्लानिंग के तहत इसने ये गलत काम किया है, तो इससे पता चलता है कि ये नाबालिग नहीं है, इसको आप ट्रीट करो एडल्ट की तरह। और इसी तरह से अगर आज भी कोई बच्चा अंडर 18 है और उसने प्लानिंग के तहत ऐसा क्राइम किया है कि जो 16 या 17 साल के बच्चे का काम नहीं है, तो उसको भी एडल्ट ही माना जाएगा। और ये एक्सेप्शन है, ऐसे बंदे को फिर आम कैदियों की तरह सजा भी हो सकती है। A juvenile is distinct from adult in that they are not considered to have full legal responsibility for their actions। कहते हैं जुवेनाइल जो होता है, इसको आप एक एडल्ट की तरह पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, और जनरली ट्रीटेड विद लीनेंसी टू प्रमोट रिफॉर्म। इनको थोड़ी लीनेंसी दी जाती है और इनको रिफॉर्म किया जाता है। जैसे आपको याद होगा, इसी साल यहाँ कश्मीर में कानून बना है, जब से एक्सीडेंट हुए, कि अगर कोई 16-17 साल का बच्चा गाड़ी चला रहा है और उसने गाड़ी चलाते टाइम उसको पकड़ा गया, तो फिर क्या होता है? उसके पेरेंट्स को भी अरेस्ट किया जाता है और उन्हें भी। हाँ, यानी उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है और उनके पेरेंट्स को अरेस्ट किया जाता है। तो अब पेरेंट्स ने कौन सा क्राइम किया है? गलती बच्चे ने की है, लेकिन सजा मिलती है माँ बाप को। क्यों मिलती है? उनको कहा जाता है कि ये जुवेनाइल है, ये बिलो 18 है, तो इसको पता नहीं है, ही इज नॉट लीगली रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन। अगर ये किसी का खून करेगा ना, किसी को गाड़ी ऊपर से चढ़ाएगा, मार देगा, तो फिर इसको कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। इसलिए इसकी गलती नहीं, ये गलती आपकी है, ये आपको इसका केयर करना था, प्रोटेक्शन करना था। आपने इसको क्यों ये चाबी दे दी? आपकी गाड़ी क्यों चला रहा है? अगर गाड़ी आपके नाम पे है, लाइसेंस आपका है, तो इसको आपने क्यों? इसलिए आप भी क्रिमिनल हो। तो दैट मीन्स जुवेनाइल वो होता है जो बिलो 18 होता है, और जिसका जब वो कोई क्राइम करता है तो इसको जुवेनाइल होम में रखा जाता है। क्लियर? यस सर। एक और टर्म है परजूरी। Perjury is the criminal act of knowingly and willfully making false material statement while under oath in a judicial or official proceeding। कोर्ट के अंदर जानबूझकर फॉल्स मटेरियल लाना, फॉल्स स्टेटमेंट देना, कोर्ट को गुमराह करना, कोर्ट के सामने कोर्ट को मिसलीड करना, माना जाता है परजुरी। यानी कोई बंदा कोर्ट में जाता है एज अ विटनेस, और कोर्ट के सामने वो सही बात नहीं बोलता, वहां पर वो झूठ बातें बोलता है और कोर्ट को गुमराह करता है। रिटन स्टेटमेंट भी झूठी होती है, सारा जो उसका बोलना होता है सारा झूठा होता है, यानी झूठी गवाही देता है, कोर्ट को गुमराह करता है, कोर्ट के जो जजेस का जो डिसीजन होता है उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो इस चीज को माना जाता है क्राइम, क्योंकि परजुरी इज कंसिडर्ड ए सीरियस क्राइम। ये छोटा क्राइम नहीं, बल्कि ये सीरियस क्राइम होता है। इसकी वजह से किसी इनोसेंट को भी सजा हो सकती है और कोई क्रिमिनल भी छूट सकता है। इसलिए जो बंदा इस परजुरी में इन्वॉल्व होता है उसको पेनल्टी होती है। कितनी पेनल्टी? पेनल्टीज वेरी फ्रॉम जुरिडिक्शन एंड कैन रिजल्ट इन प्रिजन सेंटेंस रेंजिंग फ्रॉम 1 ईयर टू 15 ईयर्स। कि ऐसे बंदे को जो कोर्ट को गुमराह कर रहा है, कोर्ट को मिसलीड कर रहा है, और उसको 1 साल से लेकर 15 साल तक सजा हो सकती है। अब आप कहोगे सर ये कैसे होता है? हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल, ए विटनेस क्लेमिंग दे वर इन अनदर सिटी ड्यूरिंग ए क्राइम। कोई विटनेस कोर्ट में कहे कि जज साहब जब ये क्राइम हुआ था तो मैं उस वक्त श्रीनगर में नहीं, मैं दिल्ली में था। नोविंग दे वर एक्चुअली प्रेजेंट द स्टेट सीन, जबकि उसको पता है कि वो श्रीनगर में ही था और उसी टाइम वहां प्रेजेंट भी था जहां पर ये केस हुआ था, ये क्राइम हुआ था, लेकिन कोर्ट को झूठ बोला कि आई वॉज इन दिल्ली।
और इंटेंशनली प्रोवाइडेड फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑन एज और एन एफिडेविट, और जानबूझकर उसने एफिडेविट साइन किया, एफिडेविट पे जो है लिख के दिया कि मैं यहां पे नहीं था, यानी गलत इंफॉर्मेशन, रॉन्ग फॉल्स इंफॉर्मेशन दी। तो अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो कानून की नजर में वो भी एक क्रिमिनल होता है और उसको भी एक क्रिमिनल की तरह ही सजा दी जाती है। समझे?